ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठतम नेता कलराज मिश्रा, जिनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में उनकी पार्टी की रणनीति क्या होगी। आइए उनसे पूछा जाए कि जो चुनावी माहौल प्रदेश में बन गया है उसमें बीजेपी अपने को कहाँ देख रही है, किस जगह पर देख रही है। कलराज जी, हालांकि आप तो कह रहे हैं कि सरकार बनाएंगे हम, लेकिन जो प्रेक्षकों का कहना है आप और कांग्रेस तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब तीसरा कौन होगा ये चुनाव के बाद पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने को जनता से प्रत्यक्ष संवाद जनित कार्यक्रम लिए थे और वो कार्यक्रम था, हमने एक लिया था गांव चलो अभियान। और गांव चलो अभियान में लगभग 37,000 गांव में हमारे लोग गए थे। प्रत्यक्ष हमने जनता से बात की थी, गांव के लोगों से बात की थी, गरीब लोगों से बात की थी। दूसरा उसी प्रकार का एक और कार्यक्रम लिया था जिसको हमने कहा जन स्वाभिमान यात्राएं। और जन स्वाभिमान यात्राओं में लगभग 350 विधानसभाओं में हमारा जाना हुआ है। इन दोनों कार्यक्रमों को देखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि जनता इतनी तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकृष्ट हुई है, जिसमें लगने लगा है कि सही माने में आज जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। आपकी यात्राएं तो बताया जाता है फ्लॉप हो गई। वो जिसने भी बताया है वो राजनीति से भयंकर दुष्प्रेरित था। मैं इसलिए कह रहा हूं, दुष्प्रेरित शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं, मैं आपको दिखा सकता हूं, मेरे पास सीडी भी है और मैं आपसे कह सकता हूं कि जहां जहां भी यात्रा हुई है हमारी, आप वहां पता करके देख लें कि कैसी यात्रा। ये बताइए कि आपने और राजनाथ जी ने जो यात्रा की वो काशी और मथुरा से शुरू की और अयोध्या में ख़त्म की। इसका प्रयोजन क्या था? साफ तौर पर यही कि आप मंदिर मस्जिद की राजनीति के ज़रिए एक संदेश देना चाहते थे, वही आप पुराने एजेंडे को जगाने की कोशिश कर रहे थे जो जागा नहीं। मुझे एक तो बड़ी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी को स्वाभाविक रूप से लोग सांस्कृतिक आस्था का केंद्र के रूप में मानते हैं, हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में सांस्कृतिक आस्था के केंद्र के रूप में मानते हैं। ये मुझे बड़ी प्रसन्नता की बात है, क्योंकि बार बार आप लोग भी सवाल ऐसे ही पूछते हैं। ये अयोध्या, मथुरा, काशी उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्थल हैं कि नहीं है? मैं आप ही से सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, लेकिन जब बीजेपी का संदर्भ आता है सुन लीजिए तो उसकी मंदिर राजनीति से जुड़ जाता है। मैंने इसीलिए पहले ही कहा, ये तो सब जानते हैं कि प्रमुख स्थल है। इसीलिए मैंने पहले ही कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोग भारतीय जनता पार्टी को सांस्कृतिक आस्था का केंद्र मानते हैं। और लीजिए, नहीं मानते तो सवाल नहीं पूछते। नहीं, सवाल ये कि आपकी सांप्रदायिक राजनीति का सबूत मानते हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूं, कोई जरूरत तो नहीं कि आप जो बात कहें सहमत हो जाए। मैं कदापि सहमत नहीं हूं। देखिए, हाथी को मैंने ध्वस्त कर दिया। आप पुराने खिलाड़ी कलराज जी। कलराज जी, आगे बढ़ते हैं। वहां पर राहुल गांधी जिस तरह के शोज कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस आपकी जगह ले रही है, आपको रिप्लेस करती जा रही है, और ख़ास तौर से जो आपका वोट बैंक है वो भी उसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है? कदापि नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गांव-गांव हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गांव-गांव हैं, और आज जो आम मतदाता है ये सभी शासनों का आकलन कर रहा है। केंद्र में कांग्रेस सरकार है, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, बढ़ता हुआ घोटाला, इससे लोग त्रस्त हैं। कांग्रेस के बारे में धारणा बनी है, और इस समय मायावती के हुकूमत में जिस तरीके के हालात बनी हैं, जिस तरीके से विभिन्न विभागों में भ्रष्टाचार का निर्माण हुआ है, तो पूरा एजेंडा बदल दिया चुनाव का। इसलिए त्रस्त हुए। जो राज्य के विभाजन का एजेंडा रख दिया, उसने पूरे आप सबके समीकरणों को छिन्न भिन्न कर दिया। ये किया है उन्होंने, ये न तो कोई जन आंदोलन था और नहीं जन मनोविज्ञान था। हाँ, लेकिन जन भावनाएं तो इससे ना बिल्कुल नहीं। कुछ क्षेत्र में रही है ये जन भावना, ये स्वाभाविक रूप से ये बनी है कि सही माने में इन्होंने अपनी विफलता से ध्यान हटाने के लिए राज्य के बंटवारे की बात की है। इस शासन ने पॉलिटिकल कंसेंसस भी नहीं बनाया, और बगैर पॉलिटिकल कंसेंसस बनाए हुए इन्होंने इस प्रकार की हरकत की। मुसलमानों के लिए आरक्षण का उन्होंने एक दांव चल दिया है। अब अगर मुसलमानों का ध्रुवीकरण होता है मायावती के खिलाफ पक्ष में, तो फिर आप गच्चा मुसलमान अच्छी तरह से समझता है कि इस समय उसके साथ क्या किया जा रहा है।
ये सब जानते हैं मजहबी आधार पर आरक्षण की व्यवस्था संवैधानिक नहीं है, कहीं नहीं है। और जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट, एक मिनट, आंध्र प्रदेश में व्यवस्था है, केरल में व्यवस्था है। एक मिनट सुन लीजिए श्रीमान जी। हाँ, लाया गया था, उस पर भी हड़कंप मचा था, उस पर भी केस चल रहे हैं। आरक्षण है या नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इसके चुनावी दांव की बात कर रहे हैं। तो वो चुनावी दांव मुसलमान समझ रहा है। वो मुसलमान को तो ये भी पता नहीं कि आंध्र प्रदेश में ये व्यवस्था लागू हो मुसलमान चुकी को ये भी पता है और कि यहाँ भी हो नहीं, सकती है। नहीं, मुसलमान को ये भी पता है कि वहाँ है, लेकिन उस पर केसेस भी चल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि केंद्र ने भी ये घोषणा की है। देखिए आपका ऊँट गया। हाँ, ले जाइए। ये घोषणा करके इन वर्गों को गुमराह करने की साजिश। आपको लग रहा है कि अब इनकी तरफ विशेष से चल रही है। अधिवेशन बुलाया जा सकता है इस मसले पर? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तो मांग भी कर दी है। बीजेपी मुखालफत करेगी तो करेगी, 51-52 सीटें क्या कर लेगी वो? बीजेपी मुखालफत इस बात की करती है, बीजेपी हमेशा इस पक्षी रही है कि किसी भी संप्रदाय का कोई भी हो, वह निश्चित रूप से विपन्न है, पिछड़ा है, तो उसके जीवन में आर्थिक उन्नयन की दृष्टि से व्यवस्था करनी चाहिए। बीजेपी हमेशा इस पक्षी रही है और इसलिए जब किसी वर्ग विशेष या संप्रदाय विशेष का नाम लेकर किसी के द्वारा घोषणा की जाती है कि हम इनको ये करेंगे, मैं उसका सीधा सीधा अर्थ ये मान के चलता हूं कि अलगाववाद के प्रवृत्ति को बढ़ाने की साजिश की जा रही है। राहुल गांधी को जिस तरह से युवाओं का समर्थन मिल रहा है, उससे डर लग रहा है आपको? पार्टी को नहीं लग रहा है? मैं किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना करना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरा ये कहना है कि युवाओं का समर्थन हमारे हर कार्यक्रम में, आप जरा देखिए कितने व्यापक संख्या में युवा आते हैं, युवाओं के आने की कमी नहीं। हाँ, राहुल जी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब मीडिया इतने, उनके छोटे छोटे भी उसमें इतने अधिक लगे रहते हैं कि वो दिखाई पड़ने लगता है। हम लोग इतना बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता है, वो अलग बात है। हमें उससे कोई न तो भय है और न किसी प्रकार की ये परेशानी है कि उनका बहुत अधिक हो रहा है और हमारा कम हो रहा है जी। ऐसा हम कदाप नहीं महसूस करते हैं। ये बताइए कि अन्ना हजारे को आप कुछ क्रेडिट देंगे? जो कुछ माहौल बन रहा है और उसका फ़ायदा बीजेपी को सीधे हो सकता है, उसके लिए उनको धन्यवाद देंगे इस मंच से आप? देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कालाधन, भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, चाहे संसद में हो चाहे बाहर हो, महासंग्राम रैली आदि की, तो एक माहौल तो बना। और अच्छी चीज़ ये रही कि उस माहौल में अन्ना हजारे जी ने, स्वामी रामदेव जी ने, ये जन समाज के नेता होने के नाते उन्होंने अगुवाई की, भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने अभियान छेड़ा और एक निश्चित जन लोकपाल विधेयक बने, इसके लिए मांग की। उस बात को लेकर जो अभियान छेड़ा, उसका निश्चित रूप से पूरे देश भर में एक माहौल बना। फायदा आपको मिलेगा? फायदा उन सब लोगों को होगा जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। मेरा एक अंतिम सवाल है, कितनी सीटें? अभी ये घोषणा करना समय के बहुत पूर्व होगा, फिर भी लेकिन तो भी इतना मैं बता सकता हूं कि जो आप कह रहे हैं 3 का हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम वर्चस्व की लड़ाई, 50 से 70 हो जाएंगे। हम वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 50 से 70 सीट का नंबर नहीं पता। 50 रहेंगी कि नहीं रहेंगी? 51 रहेंगी कि नहीं रहेंगी? मैं वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सरकार बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मायावती भी आपको पहले नंबर में नहीं रख रही हो, राहुल गांधी से लड़ रही है। ये तो अच्छी बात है, उसकी अपनी रणनीति है, वो अपना कर रही है। वो सोच रही है हम कहेंगे तो लोग समझेंगे ऐसा नहीं ऐसा है, वो उनकी अपनी रणनीति होगी, क्या कर रही हो वो जाने। लेकिन हम जमीनी हकीकत बता रहे हैं, क्योंकि हम भी गांव में घूम रहे हैं, कोई हम दिल्ली में बैठ के बात नहीं बोल रहे हैं। हम जन साइकोलॉजी को देख रहे हैं, लोगों के मन के अंदर के आक्रोश को देख रहे हैं। ये आक्रोश कहाँ है, किसके खिलाफ है, इसका आकलन हम कर रहे हैं। उस आधार पर विश्वास के साथ बोल रहे हैं, हम केवल ढपोर संघ की घोषणा नहीं कर रहे हैं। जी, कलराज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके दावे की परख चुनाव में होगी जी। आप नंबर 1 की या नंबर 3 की कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं और वहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और माशाल्लाह आप शतरंज भी बहुत अच्छी खेलते हैं और ये मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आपने मुझे बुलाया अपने शतरंज के खेल में। और चुनाव के बाद एक बार फिर आपसे इसी तरह रूबरू होंगे हम। जरूर जरूर जरूर। शुक्रिया आपका, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र, जिनसे हम बात कर रहे थे उनकी चुनावी रणनीति के बारे में और मुख्यमंत्री पद पर उनकी दावेदारी के बारे में भी। आज शतरंज के खिलाड़ी में इतना ही। हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।